बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है कि जिन पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का पहला मौजू वो इंतहाई अहम मौजू है जिस हवाले से आजकल हम खैर ज़रूर बात कर रहे हैं। मैंने ख़ुद अपने कानों से अपने इर्द गिर्द इस हवाले से बात होते हुए सुनी है, और ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक खौफ सा मैंने सुना है लोगों की बातों में। ये है कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन, उसके बारे में। क्योंकि मुझसे मतलब मेरे दोस्तों ने स्पेशली मुझसे पूछा कि भाई ये ओमिक्रॉन क्या है, आप मीडिया में, आपके पास इस बारे में कोई ख़बर होगी। और अभी अखबार में भी इस तरह की खबर आ रही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस का रोकना नामुमकिन है, और जो अपना तमाम गैर मुल्कियों का जापान में भी दाखिला बंद हो गया। बहुत सारे ममालिक ने जो आर्जी विज़िट के जो वीज़े होते हैं, विज़िट वीज़ा जो होते हैं, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। तो ये वाकई जो हमारे जहनों में एक खौफ पैदा हो रहा है कि आने वाले दिनों में दोबारा से वही कोरोना वायरस के नुकसानात हमें फिर से बर्दाश्त करने पड़ेंगे। क्या फिर से शहर के शहर, मुल्क के मुल्क बंद हो जाएंगे? क्या हमें फिर से जो है उतनी ही एहतियात के साथ एक लंबा अरसा फिर से गुजारना पड़ेगा? ये किस तरफ जा रहे हैं हम कि ये अभी एक कंट्रोवर्सी है, क्या है? एक रिपोर्ट है, आइए चल के वो देखते हैं, फिर मैं अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ करवाऊंगा और उनसे ये बात करेंगे। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की एक नई किस्म के सबब हलचल मची हुई है, जो बहुत ही तेजी से फैलने और मरीज को तेजी से नुकसान पहुंचाने का मादा रखती है। कोरोना की ये नई किस्म जनूबी अफ्रीका में पाई गई है, जिसे माहिरीन ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है। WHO की जानिब से इसकी तस्दीक के बाद दुनिया के कई अहम ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक की परवाजें बंद कर दी हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना के इस वेरिएंट की तस्दीक की गई है, जिसके बाद मालूम हुआ है कि इस नई बीमारी की जद में इसराइल, बोत्सवाना, बेल्जियम और हांगकांग के कुछ बाशिंदे भी आए हैं। इस नए वेरिएंट के ताल्लुक से माहिरीन का कहना है कि ये इतनी खतरनाक है कि इसके सामने कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए अब तक के सारे इकदाम नाकाफी साबित हुए हैं, और इसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना की एक नई लहर आ सकती है। इसराइल, सिंगापुर और इटली ने अफ्रीकी ममालिक के बाशिंदों को रेड लिस्ट में डाल दिया है और वहां से आने वाले मुसाफिरों का अपने यहाँ दाखिला ममनू करार दे दिया है। याद रहे कि अब तक कोरोना वायरस की कुछ मुख्तलिफ किस्में सामने आ चुकी हैं, जिन्हें साइंसदानों ने अल्फा, इसके बाद डेल्टा का नाम दिया था। वायरस की जिस किस्म में जीनियाती तब्दीली की जितनी ज्यादा सलाहियत होगी, वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब तक डेल्टा को सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वुर किया गया था, लेकिन जो नई किस्म सामने आई है, इसमें जीनियाती तब्दीलियों की सलाहियत बहुत ज्यादा है। इसे साइंसदानों ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है। ये डेल्टा से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल WHO की जानिब से इससे बचने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर या हिदायत जारी नहीं की गई हैं, और अमेरिकी लेबॉर्ट्री में इसकी जांच पड़ताल जारी है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गफरान चिश्ती साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है फ़हीम भाई? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप आए। और ये जो कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की एक बड़ी ख़तरनाक किस्म, और ये गुज़श्ता जितने भी उनकी जितनी इक़साम आई हैं, उन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म जो है वो भी आ चुकी है, और मुख्तलिफ ममालिक ने सफरी पाबंदियाँ शुरू कर दी। ये किस तरफ जा रहे हैं हम, ज़रा थोड़ा बताएं ना हमें। अच्छा, चलें, ये तो मैं कोरोना पे तो मैं आता हूँ, उससे पहले एक मैसेज है पूरे आवाम के लिए जनाब। तो हमारी एक कैंपेन थी जो 15 से शुरू होकर 27 पे और 30 पे ख़त्म होनी थी, वो थी MR वैक्सीन। तो उसका आज लास्ट डेट है उस वैक्सीन की, मीज़ल्स एंड रूबेला। तो ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ बच्चों और सिंध के अंदर 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को ये वैक्सीन करवानी है, और उसका आज आखिरी दिन है। ठीक तो है। वो जो बच्चे जो रह गए हैं और उन्होंने जो वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा उठाएं
मैं उन तमाम माँ बाप से कहता हूँ, गार्जियन से कहता हूँ कि वो जो टीमें आपके घर पे आ रही हैं उनसे उन बच्चों को वैक्सीन लगवाएं जो 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही है। ये दो बहुत ख़तरनाक वायरस हैं, मीज़ल्स एंड रूबेला, तो इनसे भी हमें लगाई जा रही हैं, स्कूल्स के अंदर भी लगाई जा रही हैं और जो यूसी सेंटर्स हैं वहाँ पे भी लगाई जा रही हैं और टीमें घर पे भी जा रही हैं। ठीक है, तो आप रिग्रेट ना करें, वैक्सीन लगाएं। बड़ी महंगी वैक्सीन है, गवर्नमेंट आपको फ्री में लगा रही है और वैसे भी आप लगवाते हैं जिसमें खसरा और एक जर्मन खसरा कहलाती है। तो ये हमारी जो बच्चियाँ होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वैसे भी उनको रूबेला वैक्सीन लगती है। तो ये ओवरऑल पूरी एक कैंपेन है जिसका आज आखिरी दिन है। वैसे तो 27 था लेकिन 3 दिन मेरे ख्याल से बढ़ाए हैं, तो आज आखिरी दिन है। तो वो वैक्सीन आप अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं, ये मेरा मैसेज था। बिल्कुल ठीक है, आप ये वैक्सीन जो है अपने बच्चों को लगवाइए और सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस वैक्सीन को लगाने से हुकूमत को या किसी लगाने वाले को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसका असल फ़ायदा है तो आपके बच्चे को है। अब मैं कोरोना की तरफ आता हूँ। ये ओमिक्रॉन जो है एक नया वेरिएंट है। वेरिएंट हम कहते हैं कि ये जो आरएनए वायरस होता है, जो आरएनए वायरस होता है ये अपनी शेप चेंज करता है, हमेशा शक्ल चेंज करता रहता है। इससे पहले डेल्टा आया और अभी मज़ीद वेरिएंट आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट हो। तो ये हमेशा चेंज करते हैं। तो ये इसका जो इस वक्त जो केसेस सामने आए हैं वो साउथ अफ्रीका में आए हैं, बेल्जियम में भी एक केस आया है, जर्मनी में भी आए हैं, यूएसए और यूके के अंदर भी कुछ केसेस इसके रिपोर्ट्स हुए हैं। लेकिन हो ये रहा है कि उसकी वजह से लोगों के अंदर एक जो है वो रूमर्स फैल रहे हैं और सोशल मीडिया इसको बहुत इसकी हाइप क्रिएट कर रहा है और एक लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप खौफ ज़्यादा ना हो। ज़ाहिर है पहले जब कोरोना आया था तो उस वक्त भी लॉकडाउन हुआ था, चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब तो हम पता चल चुका है, हमें मालूम हो चुका है कि एक वायरस मौजूद है, उसने अपना वेरिएंट चेंज किया है, उसने अपनी शक्ल को चेंज किया है और कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है। लेकिन WHO की कल की पूरी रिपोर्ट है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा सर प्लीज़। कि ये 28 नवंबर को उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने लिखा है कि आप इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। ठीक है, जो आ रही हैं खबरें और इसकी पूरी ब्रीफ एक समरी दी है उन्होंने कल। तो ये किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह स्प्रेड हो रहा है, ये अभी अनक्लियर है। ठीक है, अच्छा, साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस की जो तादाद है वो बढ़ रही है और उसकी वजह वेरिएंट भी हो सकता है और कोई और फैक्टर भी हो सकता है, इसलिए ये अनक्लियर है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। WHO ने लिखा है। अच्छा, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ यानी शिद्दत कितनी है बीमारी की, तो ये भी अनक्लियर है। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है। और ये जो है जो हॉस्पिटल में जो बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में, इसकी वजह या तो केसेस का बहुत ज़्यादा होना है तो इसकी वजह से एडमिशन हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीवियरिटी डिजीज़ की वजह से हो रहा हो सकता है केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से एडमिशन हॉस्पिटल में हो रहे हैं। एक पॉइंट ये है, री इन्फेक्शन जो है वो बड़ा है, लेकिन ये इसके लिए भी अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है कि री इन्फेक्शन जो हो रहा है यानी जिसको हो चुका था उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह भी अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है, अभी इस पर वर्किंग हो रही है। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से इसमें उन्होंने पॉइंट दिया कि क्या वैक्सीन काम कर रही है, तो ये भी असेस किया जा रहा है। लेकिन जो कह रहे हैं कि जो करंट वैक्सीन है वो काम कर रही है, उसकी वैसे भी ये था कि जब आप वैक्सीन करवा लेते हैं तो कोरोना के होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन जो उसकी सीवियरिटी और डेथ वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, इससे आगे आप ज़रूर बताइए। सील से एक वक्फे का वक्त आ गया है, वक्फे के बाद दोस्तों वापस आते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। और चीन ने भी ये कहा है कि अफ्रीकी ममालिक को 1 अरब वैक्सीन जो है वो दी जाएगी, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रही है। ओके, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बारे में। आइए उन्हीं से ही दोबारा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि ये भी शक किया जा रहा है कि जिन लोगों को पहले कोरोना वायरस हो चुका है उनको ये नई किस्म जो है ये दोबारा से जो है वो अपना असर दिखा सकती है और ज़्यादा चांसेस है कि उनको हो जाए। फिर दूसरा आपने ये भी बताया कि वैक्सीन से भी इसका इलाज मुमकिन है, ये भी बात कही जा रही है।
प्लीज वैक्सीन तो जो है देखें बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के बगैर तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। कोरोना वेरिएंट चेंज हो रहे हैं लेकिन वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन तो दे रही है। ओके, तो वैक्सीन तो लगवाना मस्ट है। अब वैक्सीन की अब 2 डोजेस तो हो चुकी हैं ऑलमोस्ट ना, पूरी दुनिया में लग चुकी हैं, पाकिस्तान में भी लगाई जा चुकी हैं। तो अब हो सकता है कि अब बूस्टर लगे, ठीक है ना। अच्छा, बूस्टर यानी थर्ड डोज, तीसरी डोज, ठीक है। तो अब ये जो नया वेरिएंट आया है नया तो उसके अगेंस्ट आपने हो सकता है जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई भी हो तो उनको कहा जाए कि आप एक बूस्टर डोज और लगाएं। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया है कि आप जो है एक बूस्टर डोज आप लगवाएं। जिनको लग चुकी है वो थर्ड डोज ले लें, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन तो है। तो वैक्सीन लगवाने में तो कोई नुकसान नहीं है। पहले तो पूरी जितनी हमारी नेशन है वो समझ लें कि वैक्सीन का तो फ़ायदा ही है, चाहे वेरिएंट कोई भी हो। ठीक है। तो जो वैक्सीन अवेलेबल है वो तो आप लगवाएं। तो उससे क्या होगा, हकीकत ये है कि उससे जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, जो शिद्दत है बीमारी की उसमें कमी आ जाएगी। जो बहुत ऑक्सीजन की डिपेंडेंट हो जाते हैं उसमें कमी आ जाएगी, और ये कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, री इन्फेक्शन जो हो रहा है वेरिएंट की वजह से हो रहा है या कोई और फैक्टर है वो अभी असेस किया जा रहा है, वो कंफर्म नहीं है। दूसरा, सिम्टम इसकी अभी तक कोई ऐसी नहीं आई कि ये जो नया वेरिएंट आया है तो उसकी कोई सिम्टम्स अलग आई हैं। वही सिम्टम्स हैं जो पुराने वाले कोरोना की जो वेरिएंट्स जितने भी आए हैं उसी तरह के सिम्टम्स, यानी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हेडेक है, फीवर है। ट्रीटमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नया ट्रीटमेंट आ गया, जो पहले ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, अभी वर्किंग चल रही है। जब नया वेरिएंट आता है, जैसे कोरोना जब शुरू में आया था तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया। तो इट विल टेक टाइम। सारे साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर उस वेरिएंट को देखते हैं, उसकी सीवियरिटी को देखते हैं, लेकिन इसमें हाइप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर हम पहले भी लड़ चुके हैं कोरोना से, 2-3 साल तो हो चुके हैं। जहाँ तक लॉकडाउन वगैरह की बात है तो वो ज़ाहिर है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेना पड़ते हैं। या ज़ाहिर है जितना आप ट्रांसफ़र रोकेंगे उसका तरीका ये है कि आप ट्रैवलिंग को कम कर दें। वो करती हैं, गवर्नमेंट्स रोकती हैं, ताकि इधर से उधर लोग जाएंगे तो वो फिर डिजीज़ स्प्रेड होती है ना, फैलती है। तो आपने रोकना कैसे है, इसी तरह रोकेंगे कि साउथ अफ्रीका से अगर फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका जा रही हैं, तो लोग ट्रैवल करेंगे तो चांसेस बढ़ते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए, वो ले रही है गवर्नमेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो पुरानी वाली सिचुएशन हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो सकता है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन वगैरह के बारे में भी तो अभी हम नहीं सोच ही नहीं सकते, और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए दोबारा, ठीक है। मगर पाकिस्तान की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है कि ओमिक्रॉन वायरस को रोकना नामुमकिन है, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी हमें जो है ना वो अलग अलग ख्यालात की तरफ मोड़ रही हैं। अब इसमें होता है, पता है क्या होता है, ये कि स्टेटमेंट्स तो आ जाती हैं। अब ज़ाहिर है ये भी जो है थोड़ा सा लोगों को अवेयर भी किया जाता है और लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस भी किया जाता है। आगे इस तरह की बातें की जाती हैं, यही है कि जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएं, प्रिकॉशंस करें, मास्क लगाएं, जो SOPs हैं उसको फॉलो करें, ठीक है। वेरिएंट अभी नया है, मैंने कहा ना, WHO ने भी ये कहा है कि अभी चीज़ें अनक्लियर हैं। ये तो नहीं कहा कि नहीं, ये कोई ख़तरनाक नहीं, ये भी नहीं कहा कि बहुत ख़तरनाक है। तो इसका मतलब चीज़ों को असेस किया जा रहा है कि क्या है वायरस की जो म्यूटेशन हुई है, जो उसका नया वेरिएंट आया वो उसकी सीवियरिटी क्या है। जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो उसके बाद ही आप कोई कंफर्म चीज़ आप लोगों को बता सकते हैं। जब WHO खुद कह रहा है कि चीज़ें अभी वर्किंग में हैं, उनको असेस किया जा रहा है, तो उससे पहले हम तो तैयारी कर लें, SOPs को फॉलो कर लें, जो हमें ऑलरेडी पता है उन चीज़ों को फॉलो कर लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसीलिए कहा कि ख़तरनाक है, लोग उसको फिर ना ईदी लें। पाकिस्तानी आपको पता है कौम, वो तो दे डोंट फॉलो एनीथिंग। हाँ, सही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये वायरस वाकई ये बड़ा ख़तरनाक है और ये फैलना शुरू हो जाता है, तो हमें इससे बचने का जो एक तरीका है वो क्या हो सकता है सबके पास? वही मास्क, हाथ धोना, सैनिटाइज़र, यही? इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं किसी भी बीमारी के लिए। प्रिकॉशंस यही किए जाते हैं ना। अच्छा। जो ऐसी बीमारी हो, जो कंटीजियस डिजीज़ हो, जो स्प्रेड करती हो, एक दूसरे से लगती हो, तो उसका यही तरीका होता है कि आप उसको आइसोलेशन में जाते हैं। यानी कोई बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से लगने वाली हो, यानी जिसका एयरबोर्न स्प्रेड हो, यानी हवा में जाके वो वायरस फैले या बैक्टीरिया फैले और वो आपको लगे, तो अब वही डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और हैंड की जो वॉशिंग है, साबुन से अच्छे तरीके से धोना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है रोकने के लिए। प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शन, और सबसे अहम चीज़ वैक्सीन।
सबसे अहम चीज़ वैक्सीन जो है वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी डिजीज। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने वैसे भी वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर्स अभी से भी लगवा लिए हुए हैं, और वो मतलब जैसे साइनोवैक अगर किसी ने लगवाई है तो वो कौन से बूस्टर्स, फाइजर के बूस्टर्स वगैरह, कोरोना है, बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं। देखिए जो वैक्सीन हैं, बूस्टर के थर्ड डोज तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने लगाई। अब ट्रैवलिंग, सपोज मैं यूएसए जा रहा हूँ, तो मैंने अगर साइनो फार्म लगाई हुई है, साइनोवैक लगाई हुई है, तो मुझे पी फाइजर लगवानी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं लगवा के चला जाऊँगा। तो इसको वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। तो अगर थर्ड डोज हम ले लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। बूस्टर कितने अरसे बाद लगवा सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? हम यूजुअली जो है वो 6 से 8 महीने, साल के बाद आप लगा देते हैं बूस्टर। अच्छा, अगर किसी ने लगाया है तो 6 महीने, साल के बाद आप लगा सकते हैं। हर वैक्सीन का बूस्टर डिफरेंट होता है। तो कोरोना का जो है स्टिल हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने 6 मंथ मिनिमम होना चाहिए गैप, मतलब अच्छा। 6 मंथ के बाद आप बूस्टर लगा सकते हैं। और ये बूस्टर में क्या होता है एक्चुअली वही? लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने सेकंड डोज लगवाई है, फिर थर्ड डोज के लिए उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ी है तो उन्होंने लगवा लिया। जी ऐसा बूस्टर ये होता है, देखिए इम्यूनिटी होती है ना। हाँ। समझ ले आपने एक वायरस जो है जिसमें में दाखिल किया, डेड वायरस, उसका टॉक्सिन निकाल के, यानी एक तो जिंदा वायरस है, यानी जरासीम जो जिंदा है वो जाके बीमारी पैदा कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर वैक्सीन क्या होती है, उसी तरह की एक चीज़ बना दी जाती है और वो फ़ौरन बॉडी के तौर पे हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो उसके अगेंस्ट बॉडी, ये सारा सिस्टम अल्लाह ने दिया हुआ है हमें, यानी हमारा खुद साख्ता नहीं है, रब्बुल आलमीन ने हमें दे दिया है वो सिस्टम, जिसको मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे ही हम वैक्सीन देते हैं, यानी वैक्सीन नहीं देते, हम समझ लें वायरस देते हैं, मरा हुआ वायरस हमने दाखिल कर दिया, तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो एंटीबॉडीज़ की एक मकदार बनती है फर्स्ट डोज पे। जब हम सेकंड देते हैं तो उसकी खून के अंदर मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत बड़ी मकदार के अंदर एक पुलिस या फ़ौज तैयार हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो कम होना शुरू होती हैं, जब इन्फेक्शन नहीं होता, इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो वो दायरे कम हो जाते हैं। एक सिस्टम है इतने, और कभी कभी लाइफ टाइम भी बन जाती है। तो बूस्टर क्या करती है कि उसको जो मुदाफ़ी निज़ाम कमज़ोर हो रहा होता है उसको दोबारा से रिएक्टिव करके इन्हेंस कर देती है, बढ़ा देती है उसको। ठीक है। तो उससे दोबारा वो एंटीबॉडीज़ की जो मकदार है खून में ज़्यादा हो जाती हैं। अगर लाइव वायरस आएगा तो वो पहले से पुलिस खड़ी होगी, वो मार देगी। ठीक है। अच्छा, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो इस तरह की खबरों के हवाले से सनसनी फैलाते हैं? सोशल मीडिया पे भी, मतलब सोशल मीडिया पे आने वाली हर खबर ठीक नहीं होती है। आप मतलब इस तरह के खौफ वाली चीज़ों को आगे फैलाना जो है वो बेहतर है, या कुछ और तरीक़ाकार भी इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को एहतियात पे, जो एहतियाती तदबीर है उन पे अमल करवाने के लिए? देखिए, इसमें हकीकत ये है कि आप खबर आगे डालने से पहले या आगे भेजने से पहले उसकी तहकीक कर लें कि ये सही खबर है या नहीं। सोशल मीडिया पे 60% जो होती हैं वो फैक होती हैं, और समटाइम्स जो है वो आप जो है वो विदाउट एनी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है बग़ैर तहकीक के आप उठा के उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तहकीक कर लें, अगर ख़बर सही है तो आप उसको फॉरवर्ड कर दें, वो तो फ़ायदे की बात है। एक खबर आ रही है, आपको पता है कहीं आग लगी हुई है और आपने देखी भी है, आप कंफर्म है, तो आप बता दें लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो जाएं, उस तरफ ना जाएं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आग लगी हुई है नहीं लगी हुई, आप पूरी दुनिया में फैला देंगे आग लग गई, तो लोगों में खौफ फैल जाएगा ना, खौफज़दा हो जाएंगे कि भाई आग लग गई, और जबकि वो हकीकत भी नहीं है। तो जो हकीकी खबर हो उसको ही फॉरवर्ड करना चाहिए। सर, एक और भी बहस आजकल जन्म ले चुकी है कि ये जो वायरस है, ये नई नई इक़साम है, ये इंसानों के तैयार किए हुए वायरस हैं या ये कुदरती तौर पे अजाब है हम पे? आप मेडिकल के आदमी भी हैं और चिश्ती भी हैं, तो आपसे ज़रा मैं असल ओपिनियन लूँगा। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की सबसे ख़तरनाक किस्म ओमिक्रॉन के हवाले से। और हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गफरान चिश्ती साहब, जो इस बारे में हमारे जो मालूमात हैं वो हमारे से शेयर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले
ये बात कर रहे थे कि क्या ये भी एक बहस का बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये सारे वायरसेस जो है ना वो इंसान खुद पैदा कर रहा है। एक वायरस आ सकता है मगर ये आए दिन नई किस्म के साथ वायरस आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब दवाइयाँ बेचने के लिए और टीके बेचने के लिए ये सारा जो है ना ये काम किया जा रहा है, इनमें भी कोई सदाकत है ऐसी बातों में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई सदाकत अच्छा। होती है। वायरस जो है वो देखें, एक तो आपको क्लियर कर दूं आवाम के लिए ना कि वायरस या तो पैदा हो रहा है, अल्लाह ने पैदा किया, हाँ, अब खुद पैदा हो गया तो भी अल्लाह ने पैदा किया, अगर किसी इंसान ने उसको बनाया तो भी आ गया वो। अब आ गया तो वायरस तो है, ये तो कंफर्म है कि वायरस है, वो जो कोई बीमार भी कर रहा है, जो कि नज़र भी आ रहा है, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन की ड्रॉप हो रही है, वेंटिलेटर पे भी जा रहे हैं, एक्सपायरियाँ भी हो रही हैं, तो वायरस तो मौजूद है। अब आया कैसे, आप ये इस पर आप सोचते रहें, बहस करते रहें, सारी दुनिया इस पर लग जाएगी जी ये इंसान ने बनाया या अल्लाह ने बराह रास्त इसको बना के भेज दिया। कोई भी सूरत हो, वायरस आ गया है, वायरस मौजूद है, और जो बीमारी भी दे रहा है और बीमार कर रहा है और बीमारी की शिद्दत की वजह से लोग उसकी एक्सपायरी भी हो रही है, पूरी दुनिया अवेयर भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में जाना चाहिए कि जी कंपनीज जो है वो कर रही हैं और वैक्सीन अपना बेचना चाह रही हैं या दवाइयाँ बेचना चाह रही हैं। सपोज़ अगर ऐसा है भी तो आप क्या कर सकते हैं? अगर सपोज़ वैसे तो मैं करूँगा ही नहीं, सपोज़ कभी भी नहीं करूँगा। एक बीमारी है, आ गई है, या तो आपके पास कोई प्रूफ हो, आप लेकर आएँ, दिखाएं कि जी ये प्रूफ है, ये इस कंपनी ने किया है या इस बंदे ने किया है या इस साइंटिस्ट ने ये वायरस पैदा किया है। अगर आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तो आप लेकर आएँ। बाकी इस तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, हमेशा से फैलती रही हैं, जब से दुनिया बनी है, जब से फैल रही हैं और फैलती रहेंगी। लेकिन आप करंट सिचुएशन के हवाले से अपने आप को अवेयर रखें, क्योंकि आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। अभी एक वायरस मौजूद है, जो वायरस आपको इन्फेक्शन दे रहा है, बीमारी दे रहा है, उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, आप वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं और आपकी एक्सपायरी भी हो सकती है। आप अवेयर हो जाएं, आप वैक्सीनेशन करा लें, आप SOPs को फॉलो कर लें, रादर कि आप ये सोचें क्या है क्यों नहीं है। ये फजूल बात है, सही है। ये हमारा काम भी नहीं है, आवाम का काम भी नहीं है, जिनका काम है वो करते रहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या अब आइंदा ऐसे ही होता रहेगा, हर दफ़ा जो सर्दियाँ आने लगेंगी कि नया वायरस की जो है ना खबर आ जाया करेगी, या हमें सारी ज़िंदगी कोरोना वायरस से महफूज रहना पड़ेगा, या बूस्टर्स वैक्सीनेशंस लगवाते रहना पड़ेगा? ये इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बात हकीकत है, ऐसा ही है, क्योंकि आज से तकरीबन 100 साल पहले जब फ्रांस के अंदर जी हाँ, स्पेनिश फ्लू जो आया था और इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, तो वो भी RNA वायरस है और उसकी भी वैक्सीन हर साल आती है। मैं तो खुद वैक्सीनेशन करता हूँ, बच्चों में लगाता हूँ, सारी वैक्सीन लगाता हूँ। उसकी लगती है वैक्सीन हर साल और उससे 100 भी साल हो गया उस बात को? जी, उसके वेरिएंट चेंज होते रहते हैं। तो देखिए, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो DNA वायरस होते हैं, जो अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करते, तो उसकी वैक्सीन एक दफ़ा बन जाती है, उसका मुदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत एक दफ़ा बॉडी में डेवलप हो जाता है। जैसे हेपेटाइटिस B है, ये भी एक वायरस है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हम देते हैं 3 डोजेस, टोटल 3 डोज लगाते हैं। अच्छा, यानी 0, 1, 6 हमने पहली लगाई, 1 महीने बाद दूसरी लगाई, बूस्टर 6 महीने पे लगा दिया। ठीक है, पूरी ज़िंदगी के लिए आप सेफ हो गए। हेपेटाइटिस B वायरस है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो उसका आपको नो नीड टू नेक्स्ट वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस B। लेकिन जो RNA वायरस होते हैं, ये अपनी शक्ल चेंज करते हैं। ठीक है। जब ये शक्ल चेंज करते हैं, इसको हम वेरिएंट कहते हैं। ये म्यूटेशन करते हैं, म्यूट कर जाते हैं। जब म्यूटेशन करते हैं तो फिर एक नई शेप में आते हैं, लेकिन उनकी कभी सीवियरिटी बढ़ जाती है, कभी कम होती है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो उससे इफ़ेक्ट तो पड़ता है। तेरे एक बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो वो वायरस को किल करेंगी, उसकी शिद्दत को रोकेंगी, बीमारी की शिद्दत को कम कर देंगी। तो ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन उस वायरस को कम्प्लीटली क्लियर करे ना करे, लेकिन बीमारी की शिद्दत को और एक्सपायरी को मिनिमाइज कर देगी। यानी बहुत उसका रेशो कम हो जाएगा। अभी पूरा एक सर्वे हुआ था, तो पूरे सर्वे के अंदर जब जो एक्सपायरी और जो वेंटिलेटर और हाई फ्लो पे गए हैं, वो लोग गए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी। इन्फेक्शन तो उन लोगों को हुआ जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई थी, लेकिन उनमें बीमारी की शिद्दत वो नहीं थी जो उनमें थी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। समझ गए। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि मतलब ये हर साल जो है ये आता
आता रहेगा या आ सकता है, हमें केयरफुल रहना है। और एहतियात का सिर्फ यही तरीका है कि आप मास्क पहनने वाली आदत को परमानेंट जो है वो अपने वो कर लें, और हाथ धोना वगैरह और सफाई सुथराई रखना जो एहतियाती तदाबीर है उनको अपना लें। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो नॉर्मली आजकल मतलब कोरोना वायरस के अलावा जो हम लोगों में डेंगू फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, या वैसे फ्लू और बुखार का कोई वायरस है वो फैला हुआ है, इससे कैसे मुहतात रहा जा सकता है? इसके लिए भी हमें मास्क पहन के रखने चाहिए। देखें, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लू वायरस, उसके लिए तो मास्क हम पहनते हैं। अच्छा, मास्क पहनना चाहिए। जो भी वो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के ज़रिए हो, यानी उस जो हवा में जाके स्प्रेड करके आपके वो लग जाए, तो उसमें तो मास्क पहन लें तो आप भी आप सेफ नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो दूसरे को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन डेंगू का तो ऐसा नहीं है। डेंगू तो मच्छर के थ्रू फैलता है। ठीक है। डेंगू जो वायरस है वो इंसान को काट के और दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता है। तो उसमें तो प्रोटेक्शन के लिए आप डेंगू जो मच्छर है, मच्छर को मास्क पहना दें। मच्छर को मास्क ना पहनाएं, मच्छर से उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप जो है मॉस्पेल लगाएं। और जो चीज़ें आती हैं मच्छर को मारने वाली वो करें। जो साफ़ पानी है उसको जमा ना होने दें। अपने घर पे तमाम जालियाँ वगैरह लगा के उनको सेव करें। ये है उससे बचने का तरीका। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, बड़े ही अफसोस की बात है, हमारी नेशन के हवाले से हम सबको अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। इस बारे में जब ये कोविड आया था तो हम ये शिकायत सुनने में आ रही थी कि मास्क जो हैं वो इतने महंगे कर दिए, कोई मेडिसिन जो उसमें यूज़ हो रही हैं वो महंगी हो गई। मैं इस वीकेंड पे पंजाब में था, मैं एक शूट के लिए पंजाब गया हुआ था। वहाँ मुझे पता चला कि जो पैनाडोल है ये 30 रुपये का एक पत्ता भी बिक रहा है, और कुछ जगहों पे 50 और 60 रुपये का पत्ता भी बिक रहा है। किस वजह से? क्योंकि डेंगू के मरीज़ को पैनाडोल जो है वो खानी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हम ऐसे लोग नहीं हैं, ऑनेस्टली ये ऐसे लोगों का मुल्क नहीं है, ये ऐसी कौम में से हम नहीं हैं। ये पता नहीं कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, मसला वही है कि वही सप्लाई एंड डिमांड वाला मसला है ना। जहाँ आपकी डिमांड बढ़ती है तो वहाँ सप्लाई कम हो जाती है, और फिर जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं वो उससे मौके से फ़ायदा उठाते हैं, उसके रेट बढ़ा देते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, रेट बढ़ जाते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ना हमारा मज़हब इस बात को करता है, ना अखलाकियात जो हैं वो इस बात को करती हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी भी सिविक सेंस है, आप सिविलाइज्ड हैं, तो आप कभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे। और हमारे मज़हब में तो स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई हुई है इस पर कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो मार्केट में वो चीज़ शॉर्ट होगी। जब शॉर्ट होगी तो आप उसकी रेट बढ़ा देंगे। हाँ, कभी होता है कि जैसे अभी सुना है कि वहाँ लाहौर में, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पैनाडोल जो है, या पैरासीटामोल कहेंगे हम इसको, पैरासीटामोल जो है, पैनाडोल तो एक उसका कंपनी की ड्रग है। पैरासीटामोल की शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो बड़ा मुश्किल हो गई थी लोगों के अंदर। और लेकिन अभी एक मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने कहा कि लोगों को पता चल जाए कि जो है वो क़यामत आने वाली है, तो यहाँ कफन भी महंगा हो जाएगा और कफन भी शॉर्ट हो जाएगा। ये हमारे कौम का वतीरा है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, आपने इस हवाले से हमें जो है वो मालूमात से आगाह किया। और NCOC की जो भी हदायत हम तक पहुँचेंगी उन पे अमल करना हम पे फ़र्ज़ है, तो ताकि बहैसियत कौम हम इस मसले से अपने आप को महफूज रख सकें। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो एक और बहुत ही अहम एक मसला है, उस पर बात करनी है हमें। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त दाखिल हो गए हैं, जहां पे बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से जो आजकल हम पाकिस्तानियों को दरपेश है। वो है गैस का मसला। एक वो गैस जो घरों में, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे चूल्हों में गैस आए और हम कुछ खाना वाना पकाएँ और घर के मामलात जो हैं वो मुनासिब रख सकें। बट
इसके साथ साथ एक मसला और भी आन पहुंचा, और वो ये है कि एक नई खबर सुनाता हूँ आपको मैं। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशंस बंद होंगे। तो ये मतलब ना तो घरों में गैस और ना ही पंप पे गैस, तो ये क्या होगा, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। पेट्रोल की कीमत वो आसमान से बातें कर रही है, और पेट्रोल भी अभी रिसेंटली हम लोग स्ट्राइक से निकले हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है वो एक दफ़ा जो है वो सारा हिल चुका है। क्या हो रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं हम, इस बारे में बात करते हैं। मेरे साथ इन अवामी मसाइल पे बात करने के लिए बहुत ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं। आपकी इंसानी हुकूक़ के लिए बेशुमार खिदमात हैं, और पाकिस्तान की जानिब से जो सरकारी एजाज़ात हैं वो आप सितारा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, वो हिलाल इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, और उसके साथ साथ दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ एक हीरो बन के लोगों के लिए मददगार साबित हुए। मेरे साथ हैं जनाब अंसार बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, इस वक्त आवाम की मुश्किलात जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना वो में इजाफा होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये गैस वाला जो मसला, सुई गैस वाला, उसके बाद ये CNG स्टेशंस वाला, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हालात कुछ इस तरह बनाए जा रहे हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, सही है कि अब मुश्किलों के आप इतने आदी हो जाएंगे कि पिछले जन्म में चले जाएंगे, पिछले ज़माने में चले जाएंगे। हाँ। गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, फिर मौत तो दे दो। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। एट दी एंड आप यही कहेंगे ना कि मरने तो दो, मरो तो कफन नहीं, मरो तो ज़मीन नहीं, दफन के लिए जगह नहीं। गरीब आदमी के मरने के बाद उसको दफन के लिए भी कई हजार रुपए दरकार होते हैं जो उसके पास नहीं होते, और वो कफन और दफन के लिए भीख मांग रहा होता है। तो अगर हमने अब भी होश ना संभाला तो हम, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, ये वतन है हमारा, ये मिट्टी हमारी माँ है, इस मिट्टी के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा तक हाजिर है, इस वतन के लिए, नॉट फॉर पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं। लेकिन अब सियासत भी इस हद पे चली गई है कि कुछ लोग कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार हैं, और कुछ लोग कुर्सी छीनने के लिए, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं, कुछ लोग कुर्सी छीनने के लिए मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार हैं। तो ऐसा लगता है कि हम इख्तिदार के भूखे हैं, चाहे इख्तिदार में हैं या अपोजिशन में हैं, हमें इख्तिदार चाहिए। और मैं एक बात आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि आज जो हुकूमत में शामिल लोग हैं, कल अगर ये अपोजिशन में आए तो याद रखें कि इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, और जो आज अपोजिशन में हैं, कल जब ये इख्तिदार में आए तो इनको कसम है इनके माँ की दूध की कि ये बातें याद रखें जो जो ये अब कर रहे हैं। जी जी इन जी। दोनों को, क्योंकि हम मुनाफिक लोग हैं, हम कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इख्तिदार में आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, जो कुछ कमाना है वो कमाते हैं और घर चले जाते हैं। तो अब गैस की सूरत हाल, आपके घर में गैस नहीं है, आप खाना नहीं, पर सुबह बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे बगैर नाश्ते, दोपहर को आके बगैर खाना खाए सोएंगे, क्या होगा फिर? हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को एहसास नहीं है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी फहीमियाँ, जो इख्तिदार में है वो भी, और जो अपोजिशन में वो जो दावे कर रहे हैं वो भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि ऐसा लग रहा है कि मुल्क तो, क्या कहूँ मैं सर। ये पता है, पूरे घर में सिर्फ सास और बहू, ये इन्हीं का ही मामला सारा चल रहा है। बाकी किसी को परवाह नहीं है कि और भी मेंबर्स हैं, और भी लोग हैं जो आप लोगों को लेके आए हुए हैं। मतलब अवाम का किसी को ख्याल ही नहीं है। अब वक्त आ रहा है ना, साल 1.5 साल है ना। हाँ, यही वो वक्त होता है जब अवाम की खिदमत की जाती है आखिरी कुछ महीने। तो अवाम क्यों बार बार बेवकूफ़ बन रही है? अभी मैंने देखा है, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाइए, कचरा, गंदगी इस कदर पड़ी हुई है, और हुकूमत में जो शामिल हैं वो भी MNA MP हैं,
उन्हीं इलाकों में, जी हाँ वही है। उनको भी परवाह नहीं। जो अपोजिशन में है जहां, उनको भी परवाह नहीं। सही है। तो फिर इस कौम की परवाह किसको रह गई है? मैं किसी और की तरफ देखूं? क्या कौम को खुद परवाह है अपनी? कौम को खुद परवाह नहीं है। आप देखिए कि आप भी आज जा रहे होंगे, आप उसने खिड़की खोली और बाहर कचरा फेंक दिया। जी। तो हमें लोगों को जगाना है ना। देखिए मैं एक छोटी सी बात करता चलूं कि हमें अब आवाम को जगाना है, नॉट फॉर रेटिंग। हम चले जाते हैं अमूमन रेटिंग की तरफ कि किसी भी मामले में हम रेटिंग पे चलेंगे। मैं तो ये देख रहा था, अभी एक बच्चा जला के मार दिया, अल्लाह अकबर। तौबा इस्तग़फ़ार, नौज़ायदा बच्चे को जला के फेंक दिया। और उस पे वो लोग लेक्चर दे रहे थे जो खुद मॉर्निंग शोज में और दीगर मकामात के ऊपर बैठ के बच्चे बेच रहे हैं 10 से 20 लाख में, श्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे। बच्चा तो नौज़ायदा है, उसकी तो कोई श्योरिटी कौन देगा? वही जो बेच रहे हैं। तो हमें इससे निकलना होगा और हमें अब कौम को जगाना होगा। अच्छा सर, एक वक्फा आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो कौम को जगाने के हवाले से हमें कुछ साल पहले, यही को 3 साढ़े 3 साल पहले ऐसे लग रहा था कि कौम जाग गई है। तो एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं, बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं जनाब अंसार बरनी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं शहरियों की इन नई मुश्किलों के हवाले से। वो महंगाई से मुतल्लिक़ हों या वो गैस से मुतल्लिक़ हों या किसी भी हवाले से हों, मुश्किलात में हमारे इजाफ़ा होता जा रहा है आए दिन। सर, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि आपने कहा कि कौम को जागने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ साल पहले, जैसे अगर लास्ट इलेक्शंस देखें, जो आखिरी इंतखाबात थे या उनसे पहले 2013 वाले, अवाम ने जो एक दिलचस्पी ज़ाहिर की थी, सड़कों पे आके अपने हक के लिए बाहर निकले इतनी बड़ी तादाद में, जो कई दहाइयों से ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि अवाम जाग गए हैं। तो वो क्या था? वो सिर्फ एक वो करवट बदली थी उन्होंने, या वाकई जाग गए थे? मेरा ख्याल ये है कि ना करवट बदली थी ना जागे थे, बेवकूफ़ी करते हैं। हम धोखा खाने वाली कौम है। जो भी आता है हमें बेवकूफ़ बनाता है, अपना वक्त गुजारता है और चला जाता है। उस वक्त जब निकले थे तो वो ये सोच के निकले थे कि अब तब्दीली आ गई। मुझे भी था कि चलो अब इंसाफ होगा, अच्छे काम होंगे, लोग भूखे नहीं मरेंगे, लोगों को कब्रों के लिए मुफ्त जगह मिलेगी, लोगों को कफन कम से कम मिल जाएगा, उनको ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन अब मैं भी ये समझता हूँ कि एक धोखा, एक मकर, एक फ्रेब में आ गए थे और अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है ज़िंदगी गुजारना। लेकिन मसला ये है कि धोखे हर तरफ से हैं। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएं तो कहाँ जाएं? पुराने इतने गंदे कर दिए गए कि अब वो नहा के भी आ जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई एतबार नहीं करेगा। नयों ने वो करतूत किए हैं। बल्कि मुझ जैसा शख्स ये कहने पे मजबूर है कि भाई खुदा रसूल के वास्ते, ना मुझे नया पाकिस्तान चाहिए, ना मुझे पुराना पाकिस्तान चाहिए, मुझे कायदे आज़म का पाकिस्तान लौटा दो बस। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मुझे बाबा कौम का पाकिस्तान, मेरी मिट्टी, मेरी माँ मुझे लौटा दो। तुम लोगों को इस मिट्टी से नफरत की तरफ ले जा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे। आज जिसका बस चलता है वो मुल्क से बाहर जाने, वो कहता है मैं मेरे पास इतने पैसे हों या मैं नेशनैलिटी हो, वो बच्चे लेके, फैमिली लेके मूव हो चुका है। जिस तरीके से लोग यहाँ से जा रहे हैं वाया ईरान, वाया टर्की, वहाँ बिक रही हैं औरतें, हमारी बच्चे, हमारे लोग, वो सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने घर की ज़िंदगी बचाने के लिए जा रहे हैं एजेंटों के ज़रिए। और वहाँ से फिर जब दूसरों को बेचे जाते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं, उन्हें छुरियों के निशान लगाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, फिर उनके घरों पे वो वीडियो भेजते हैं और फिर उनसे मज़ीद पैसे मंगवा। लोग इन हालात में निकल के जा रहे हैं। और मैं आगाह कर रहा हूँ बार बार कि खुदा रसूल के वास्ते इस तरह मत जाओ, गैर कानूनी तरीक़ों से मत जाओ। लड़कियाँ हमारी, अभी मैं गया हुआ था मुल्क से बाहर, तो कई जेलों में जाना हुआ मेरा।
जो लोग यहाँ से ट्रैफिक होके गए हैं या जो लोग यहाँ से स्मगल होके गए, ट्रैफिक वो जिन्हें धोखा दे के ले जाया गया, गैर कानूनी तौर पे गैर कुछ लोग खुद कानूनी भी तो तौर अपने आप को बुक करते हैं ना कि ठीक है वो इतने स्मगल पैसे- हुए हैं, वो स्मगल वो स्मगल हुए हैं। जो ट्रैफिक है वो कि मैंने कुछ और बताया और कहीं और ले गया, अच्छा, या मैंने कोई और ख्वाब दिखाया और कहीं और पहुंचा दिया, ये धोखा। अगवा जैसे ही केसेस होते हैं ये लाइक अगवा समझ लें, लेकिन पैसे दे के मैं अगवा हो रहा हूँ ओके कि मुझे यूरोप पहुंचना है। सही तो सही सही जब सही, यहाँ से आप निकले ईरान, टर्की और फिर आगे गए, तो हर जगह पे ये बिक रहे हैं। और जो एजेंट हैं वो करते ये हैं कि इनकी फिर वहाँ पे मारते पीटते हुए वीडियो बनाते हैं, खून निकालते हैं इनके जिस्म से और फिर उसको वीडियो को भेजते हैं इनकी फैमिलीज़ को ताकि वहाँ से मज़ीद पैसे आएँ। और फिर ये आगे जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर और खुदा की कसम मुझे ऐसे लोग फहीमियाँ मिले कि जो 2-2, 3-3 बार इन हालात से गुजरे और फिर वो कहते हैं कि हमारे घर में फाके हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो हुकूमत को सोचना चाहिए। अब दावे और भाई फैसला करो कि अब तुम जो बातें कर रहे हो अपनी हुकूमत में, जब तुम अपोजिशन में होगे ये सब कुछ याद रखोगे, और जो अपोजिशन वाले हैं इख्तिदार में आएंगे तो ये याद रखेंगे। अगर नहीं तो फिर हालात किसी के भी बस में नहीं रहेंगे। सर आप इंसानी हकूक़ के लिए एक अरसे से, बल्कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो वक्फ कर दी है इस काम के लिए। अभी जो इंसानी मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, अगर तो हम हुकूमतों से तवक्को रखें तो हाथ पे हाथ रखें तो ये भी एक बड़ा ही गलत फैसला होगा। हमारी आवाम में बड़ा एक जज्बा है, बड़ा पोटेंशियल है, ये अपनी मदद आपके तहत वो काम कर चुकी है जो दुनिया में शायद ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलती। तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी मुश्किलात में किस तरह फहीमिया सच बोलना शुरू कर दें, सच बोलना शुरू कर? बस मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, सच बोलना शुरू कर दें। मुझे पता है आप जिस दिन सच बोलोगे आपके घर वाले भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे, मुझे मालूम है। बिल्कुल सही है। सच का साथी कोई नहीं है, सच सबको बुरा लगता है, कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, जहर से भी ज्यादा खतरनाक लगता है उनको। लेकिन जिस दिन सच बोलना शुरू कर दिया सब ठीक हो जाएगा। जो आए इख्तिदार में ये भी झूठे हैं और जो इख्तिदार से गए वो भी झूठे हैं। लटकाने वाले किसी को लटका ना सके और सबको बचाने वाले सबको बचा ना सके। सब झूठ है, मिक्र है, फरेब है, धोखा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता उन इदारों पर से भी एतमाद ख़त्म किया जा रहा है जिन पे अगर एतमाद ख़त्म हो गया तो मुल्क की सरहदों को नुकसान पहुंच सकता है, खुदा ना खास्ता। सही। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हुकूमत को कोई तजवीज़ जो है वो भी दें कि इस मेरा कायदे आज़म का पाकिस्तान दे दो यार। कायदे आज़म का पाकिस्तान छोड़ो सब, नहीं चाहिए नया पुराना। मगर ये तो कायदे आज़म ही डायरेक्ट आ जाएंगे, उनकी रूह इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी के जिस्म में दाखिल होकर और इस मुल्क को फिर एक दफ़ा खड़ा कर देगी। एक वक्फा है, ये वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ अंसार बरनी साहब। अच्छा अंसार भाई, अभी ये जो गैस का एक शदीद किस्म का बहरान पैदा होने जा रहा है, ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो घरेलू सार्फिन हैं वो सरे फहरिस्त हैं और मौसम सरमा की तलब को पूरा करने के लिए CNG स्टेशंस पे गैस जो है ये बंद की जा रही है। तो अगर घरेलू सार्फिन को गैस प्रोवाइड की जाएगी तो ठीक है, उनके अगर ये मसाइल हल हो भी जाते हैं गैस के, तो इसके पैरेलल कितने मसाइल और जन्म ले रहे हैं? फहीमी, एक तो ये मसले का हल नहीं है, ये हल नहीं है, ठीक है, ये मसले का हल नहीं है। देखिए टाइमिंग मुकर्रर कर रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक घरों को दी जाएगी। अब कहाँ से बचा के दी जाएगी? रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल या जो भी इस्तेमाल करते हैं गैस को। गैस खत्म हो जाएगी तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा ही है। अगर उनके घर में एक वक्त का खाना होता था
तो वो एक वक्त की रोटी भी छिन जाएगी। बाकी जो मामलात होंगे उनके सड़कों पे आएंगे, मसाइल पैदा होंगे, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है। आप यकीन करें कि लोग इन हालात के अंदर रह रहे हैं कि तौबा इस्तग़फ़ार, मैं बहुत खौफज़दा हूँ। अल्लाह अकबर। और मैं परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि या रब्बे ज़ुल जलाले वल इकराम, तू मेरी मिट्टी पे, मेरी माँ पे, मेरे वतन पे रहम फरमा दे। बहुत हो गया, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हम लुटते चले जा रहे हैं, लुटते चले जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। एक नई तब्दीली का बहाना बना के जो है इलेक्शन लड़ा जाता है और एक नई तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाया जाता है। तो खुदा रसूल के वास्ते परवरदिगार अब हमें अपने हबीब के सदक़े माफ़ कर दे और मेरे वतन पे अपने रहम के दरवाजे खोल दे। आमीन आमीन। अच्छा, ये जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं या अभी ये बहरान पैदा होगा तो वो गैस पे चलने वाली गाड़ियां जो वो पेट्रोल पे आएंगी महंगा हो जाएगा। और वो देखें ट्रांसपोर्ट जो है वो कितनी महंगी हो जाएगी, आमदोरफ्त हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हाँ। पेट्रोल ऑलरेडी आपका इस कदर महंगा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, मिसाल क्या दी जाती है यूरोप से, यूके में अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो आपकी दवाइयाँ फ्री, आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री, ओके, आपकी देखभाल, अगर आप बीमार हैं, आपके घर में बच्चा है तो कोई आपसे छत नहीं छीन सकता। बिल्कुल ठीक है। आप अगर बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको छत फराम हुकूमत करती है। ठीक है। अभी कई महीने तक हुकूमत तनख्वाहें देती रही है प्राइवेट इदारों को भी। आप मिसाल उनकी देते हैं जी, और जुल्म यहाँ पे करते हैं। फिर उनकी तरह आप भी तो कीजिए ना। ना वो घर मिले, ना वो नौकरियां मिली, ना वो जो बाहर से लोग नौकरियां करने आ रहे थे वो आए, ना वो जो पैसा वापस आना था वो पैसा वापस आया। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि आपने सारी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्क है। यही साबित किया ना अदालतों में। आप बहुत अच्छे हैं, बाकी सब बहुत बुरा है। तो फिर आखिर में ये होगा कि आपको इस सब का हिसाब देना होगा। अच्छा सर, अभी क्या ये भी एक हुकूमत अपनी तरफ से जस्टिफाई करती है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो बीच में माफियाज हैं इनकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। वो एक तासुर ये मिलता है हुकूमत की बातों से कि जो माफियाज हैं वो हुकूमत से ज़्यादा मजबूत हैं। अभी जैसे ये वाला जो CNG स्टेशन को बंद किया गया है, तो अब जो CNG स्टेशन के जो मालिकान हैं, जो एसोसिएशन है, जो अब वो क्या करेंगे? वो एहतजाज करेंगे या वो भी, मतलब देखें, आप कह कुछ रहे हैं, असर कुछ और हो रहा है, नज़र कुछ और आ रहा है। आप कह रहे हैं माफिया हैं, तो जो अपोजिशन बता रही है हमें माफिया, ये जो अभी लिस्टें आई हैं वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो सब आपके साथ हैं। जो लिस्टें अभी आई हैं, अभी नई लिस्टें भी जो आई हैं, उसमें तो सारे आपके साथ हैं। तो आप एक बात कीजिए, इख्तिदार की परवाह न कीजिए। अगर आप में थोड़ी सी भी लिहाज, शर्म, हया, गैरत हो तो हुकूमत की परवाह ना कीजिए, लटका दें इन सबको जितने गद्दार हैं इस वतन के, इस मुल्क के, इस मिट्टी के, तो मैं मानूं कि आप सच्चे हैं। अगर आपने इख्तिदार, आप अब तक जो आपका सिलसिला है, आप ना यूनिवर्सिटी बना सके, गवर्नर हाउस को, प्रेसिडेंट हाउस को, उन्हीं में सब कुछ चल रहा है। जो अजीब ना प्रोटोकॉल का खात्मा कर सके, अपने आपके मिनिस्टर्स और वो गवर्नर्स। आप देखें प्रोटोकॉल तो देखें आप, पहले से कहीं ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा है। तो फिर आप CNG पे सब कुछ निकालेंगे तो फिर अवाम को अब उठ खड़ा होना पड़ेगा। अगर अवाम नहीं उठ खड़ी हुई तो एक वक्त की रोटी जो मिल रही है वो भी छिन जाएगी और फिर शायद मौत की भी लिए आपको मुश्किल हो जाए। एक वक्फा फिर से आ गया दोस्तों। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं अंसार बरनी साहब और हम अवाम की बढ़ती हुई मुश्किलात के हवाले से बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं अभी गैस के इस शदीद बहरान के हवाले से। अच्छा, पहले
क्या हमारी इन कुछ अरसे में इतनी आबादी बढ़ गई है कि जो हमारे पास गैस और बिजली मतलब हुआ करती थी वो अब हमें कम पड़ना शुरू हो गई है? ये या क्या ऐसी क्या सिचुएशन बनी है कि दो बातें हैं इसमें फहमिया। एक तो ये कि जब सियासी बुनियादों पे गैस और बिजली फराहम की जाए, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा दे दी जाए, जहाँ चाहिए वहाँ कम दी जाए, या वहाँ पे मामला दूसरे हो जाएं। दूसरा ये कि वक्त से पहले तैयारी करना पड़ती है। जैसे पहले तनकीद की जाती थी, यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो पहले तनकीद करती थी, वही तनकीद आज अपोजिशन इन पे कर रही है कि आपने वक्त से पहले नहीं ली, आपको वक्त से पहले खरीदनी चाहिए थी, अब बहुत महंगी खरीद रहे हैं, ये उसका दिफा कर रहे हैं। लेकिन आज नैब इधर लगी हुई है, कल मुझे लगता है नैब उधर लगी होगी, लेकिन इसमें अवाम का फायदा नहीं हो रहा। जो नैब ने पैसा रिकवर कर रही है उससे भी अवाम को कोई फायदा नहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। भूख, इफलास, तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं। और अब ये जो गैस का प्रॉब्लम आएगा, सीएनजी का प्रॉब्लम आएगा, अगर पेट्रोल पे चले गए, पेट्रोल बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, दालें, सब्जी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर आप इंतज़ार करते रहे, आप बेरोज़गार हो जाएंगे और आपके घरों में फाके मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो ये शायद ऐसा लगता है कि कोई एक, मैं कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि एक साजिश नहीं होती मुल्क और कौम के ख़िलाफ़। एक साजिश है कि इस मुल्क को, इस कौम को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो वो पहुंचाओ, क्योंकि वही चेहरे जब हम आज हुकूमत में कौन लोग हैं जो पिछली 4 हुकूमतों में रहे हैं, और मैं जब उनके मुंह से ये सुनता हूं कि वो चोर थे, सूट भी नहीं करता उनके तो मुंह यार से। आप गिरेबान में नहीं झांकते अपने। मैंने लोगों को, पिछले लोगों के मुंह चूमते हुए देखे हैं, हाथ चूमते हुए देखे हैं, उनके लिए उनको फरिश्ते कहते हुए देखे हैं। आज वो गद्दार हैं, आज वो मुल्क दुश्मन है। और आप कह रहे हैं, कोई और कहे तो समझ आता है, आप कह रहे हैं आज सीएनजी बढ़ रही है, जब डॉलर बढ़ता था तो वजीर आजम चोर होता था। जी हाँ, तो आज चोर है या डाकू है? सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल है सर। अच्छा, अवाम के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से के ये आखिरी लम्हात हैं, अवाम के लिए क्या, क्योंकि अवाम परेशान है, और उनके लिए क्या आपके लिए तजवीज़ हो सकती है? मेरी तजवीज़ फहमिया सिर्फ इतनी सी होगी कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो, आओ एक जिंदा कौम बन जाएं, इस मिट्टी से मोहब्बत करनी शुरू कर दें, और हम अपने रहनुमाओं को इतना मजबूर कर दें कि उनको भी एहसास हो कि वो इसी मिट्टी की औलाद हैं, और सच बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह वो करप्शन भी है, करप्शन ही है असल में। तो हम करप्शन का जब भी जिक्र आता है तो हम बड़े बड़े नामों को या सियासत से जुड़े हुए बड़े बड़े नामों को, उनको देखते हैं, कुछ इदारों को देखते हैं। यकीन मानिए करप्शन जो है वो हमारे अंदर भी मौजूद है। हम भी अगर कहीं नौकरी करते हैं, हम वक्त पे नहीं पहुंचते हैं, या हमारा भी जहां जितना बस चलता है, जितना हमारा दाव लगता है, हम भी हिस्सा डालते हैं करप्शन में। वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप पैसे की हेर फेर से ही करप्शन होती है, आप वक्त के हेर फेर से भी करप्शन करते हैं, आप नीयत की हेर फेर से भी करप्शन करते हैं। और तो हमें अपना हिस्सा डालना है, हमें अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। बाकी कोशिश कर रही हैं हमारी हुकूमतें, कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह मुश्किलात से निकाला जाए पाकिस्तानियों को। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों की हिम्मत बढ़ाए और ईमानदारी और संजीदगी से ये हमारे लिए इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता बनाए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।